हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार मैं आपको मनोविज्ञान की वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। एमएड सेकंड सेम का ये सिलेबस है और मनोविज्ञान की यूनिट फर्स्ट का ये कंटेंट है। आप इसमें लगातार मेरे वीडियो देख रहे होंगे और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको मनोविज्ञान के बारे में पूरा डिटेल जानकारी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से ये विषय आया, वो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वैसे मनोविज्ञान के बारे में कहा गया है कि आत्मा का विज्ञान होकर के व्यवहारवाद तक ये चला है और आज व्यवहारवाद का विज्ञान ही इसको कहा जाता है। तो आप देखिए कहाँ कहाँ इसने यात्रा की है, किस किस नाम से इसको पुकारा गया बीच में, और किन किन वैज्ञानिकों ने, किन किन दार्शनिकों ने, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया है। इस विषय को सबसे पहले लाने का श्रेय किसका है, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा और इसके भौगोलिक परिदृश्य को भी समझाऊंगा और इनमें जिन वैज्ञानिकों ने भाग लिया उनके चित्रों के द्वारा भी आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तो इसमें आप अपन बड़े ध्यान से और गौर से समझें। चलिए अपन चलते हैं। तो देखिए अपन इसकी बात करते हैं कि इस विचारधारा या ये कहें अपन के जो मनोविज्ञान की विचारधारा जहाँ से उत्पन्न हुई है वो होती है प्रकृतिवाद से। और प्रकृतिवाद का सूत्रपात सबसे पहले यूनान देश में हुआ था और वहाँ पे एक विद्वान है, उनका बड़ा नाम है, वो है अपने सुकरात। देखिए ये सुकरात, इनका ये चित्र दिख रहा है, देखिए ये है सुकरात व्यक्ति। इन्होंने प्रकृतिवाद को जन्म दिया और प्रकृतिवाद से ही अपना दर्शन शास्त्र निकला और दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया गया आत्मा का और कहा गया कि यह आत्मा का विज्ञान है। तो चलिए किस तरह ये आगे बढ़ा, कैसे क्या हुआ, तो अपन देखते हैं कि सुकरात जो है उनके शिष्य हुए प्लेटो। देखिए दिख रहे हैं आपको प्लेटो, ये क्या है, किसके, सुकरात के शिष्य हैं। देखो कितनी अच्छी तरह से शिष्य और गुरु की परंपरा को ये निभा रहे हैं, उनके सामने कितने दंडवत हो रहे हैं। और प्लेटो के जो शिष्य हुए हैं वो है सुकरात। देखिए ये अपने सुकरात हैं। तो सबसे पहले जब कोई कहानी हो तो उस कहानी में यदि पात्र का परिचय करा दिया जाए तो कहानी और ही महत्वपूर्ण बन जाती है। चलिए मैं आपको इसी तरह आपको पात्रों का परिचय करा रहा हूँ पहले, फिर उसकी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ जिससे ये लंबे समय तक आपके मन और मस्तिष्क में बैठा रहे। तो देखिए ये अरस्तु हुए। अरस्तु अपने कहा करते थे कि जो व्यक्ति सबका मित्र है वह किसी का भी मित्र नहीं है। ये इनके मुख से निकलना करता था और जिस तरह एक कोटेशन दिया करते थे। तो अपन चलते हैं। तो ये व्यक्ति जो है, इनको मैंने परिचय आपको कराया, ये व्यक्ति सब यूनान देश के रहने वाले हैं। आज इसको इंग्लिश में ग्रीक बोलते हैं, ग्रीक भी कहा जाता है। तो यूनान की जो सभ्यता रही है बहुत ही उन्माद किस्म की थी। ये सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता रही है और सबसे पहले इन लोगों ने भी अपने देश पर आक्रमण किया था। इनको यहाँ के रहने वाले लोगों को, यूनान देश के जो रहने वाले, उनको यमन शासक बोला जाता है। यमन शासक अपने यहाँ आए थे और सबसे पहले अपना अफगानिस्तान, जो कि अपना बड़ा हिस्सा नहीं रहा है, उस पर कब्जा किया था इन लोगों ने। तो वहाँ की सभ्यता बड़ी उन्माद किस्म की थी, लेकिन अब वो उतनी विकसित नहीं रही है। तो अपन चलते हैं, मनोविज्ञान का भी उदय वहीं से हुआ है और वो कैसे हुआ चलिए अपन चलते हैं, आपको बता दूँ। देखिए ये मनोविज्ञान रहा। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले कहा गया कि यह आत्मा का विज्ञान है और ये कहने वालों में सबसे पहला नाम आता वो आता है अरस्तु का। ये कैसे आया, ये उनके मन में आत्मा का विज्ञान कहने का विचार आया कैसे। तो अरस्तु की बात करें तो उनके गुरु के शिष्य, अपन ये कहें कि अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सुकरात। तो सुकरात ने प्रकृतिवाद का जन्म दिया, प्रकृतिवाद से दर्शन शास्त्र निकला और दर्शन शास्त्र का से अपना मनोविज्ञान निकला। तो मैं आपको बता दूं कि सुकरात की विचारधारा को, प्रकृतिवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का श्रेय उनके शिष्य प्लेटो को जाता है। प्लेटो ने उनकी सुकरात की विचारधारा को, प्रकृतिवाद को आगे बढ़ाया, दर्शन शास्त्र का जन्म हुआ और दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अरस्तु ने अध्ययन किया। वह एक शाखा बनी आत्मा का अध्ययन किया। आत्मा का अध्ययन करने के बाद अरस्तु ने कहा कि यह आत्मा का विज्ञान है। तो अपन कहा जाए कि मनोविज्ञान का सबसे पहला जनक अरस्तु को माना जाना चाहिए। ये देखिए ये अरस्तु, ये पहला, ये इसी को माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ और लोग भी इसमें आगे आए और यह आगे बढ़ी और
सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने कहा कि यह आत्मा का विज्ञान है, तो इनका समर्थन एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। देखिए, ये है फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ये है डकार्टे। डकार्टे ने इनका समर्थन किया, हाँ, कि यह आत्मा का विज्ञान है। डकार्टे से आप परिचित होंगे। डकार्टे नाम का जो व्यक्ति है वो फ्रांसीसी व्यक्ति है, और इसने ये बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, एक्स बाई एक्सिस, ये इन्हीं की देन है। इन्हीं ने ये पद्धति दी थी। इन पद्धति को बोलते कार्टेशियन पद्धति। तो ये इन्हीं की देन। देखिए, इन्हें मैंने चित्र बनाया, ये फ्रांस से देश का रहने वाला है, और ये आपको मैं बता देता हूँ। तो ये व्यक्ति ने इसमें इनका समर्थन किया और कहा कि हाँ, आत्मा का ही विज्ञान है। अब यूनान, देखिए अपन को मैं ले चलता हूँ, आपको इनसे परिचित कराता हूँ। यूनान है कहाँ, तो चलिए आपको मैं परिचित करा दूँ। यूनान देश में इन्होंने तो बता दिया, लेकिन इनकी ये विचारधारा लंबे समय तक नहीं टिकी। आत्मा का विज्ञान 400 ईस्वी पूर्व कहा गया था। ये 16वीं शताब्दी तक ये मत इनका चलता रहा बराबर, और 16वीं शताब्दी के बाद यह इनका मत फैल हो गया है, क्योंकि उस समय इन्होंने जो थे अपने फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री, इन्होंने मनोविज्ञान का प्रयोग भौतिक शास्त्र में करना चाहा, तो उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और इनको विरोध भी किया इनका, और कहा कि आप इसका भौतिक शास्त्र में प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? कि आत्मा की कोई अवस्था नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा की कोई प्रकृति नहीं है। तो ये वैज्ञानिक आत्मा का स्वरूप प्रकृति समझाने में असफल हो गए। इस वजह से इनका यह मत यहीं पे खारिज कर दिया गया। तो 16वीं शताब्दी के अंत में यह मत खारिज कर दिया गया और कहा गया कि अब मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये वैज्ञानिक या ये दर्शन शास्त्री आत्मा को समझाने में असफल रहे हैं। अब अपन चलते थोड़ा इनके देश में चल के देखते हैं इनके देश में क्या हो रहा है। इनके देश में चलते हैं यूनान आपको घुमाते हैं। यूनान में जाने के लिए आपको सबसे पहले वर्ल्ड मैप पर जाना पड़ेगा। देखिए, अपन चलते हैं वर्ल्ड मैप पर, और यूनान के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यूनान ये देश है। यूनान आज का ग्रीक जो है, और इसकी एथेंस इसकी राजधानी है। तो देखिए, अपन चलते हैं यूनान देश में। ये अपना वर्ल्ड मैप खुलने वाला है, ये वर्ल्ड मैप खुल रहा है अपना। तो आपको मैं बता दूँ, तो यहाँ बोलता हूँ मैं। और अभी अपन देख लेते हैं ग्रीक कहाँ है। ये नेट थोड़ा धीमा चल रहा है, इसलिए आपको मैं बता दूं कि ये नेट थोड़ा कम हो गया है। तो ग्रीक देश, चलो ये नक्शा मेरे सामने आ गया। देखो साहब, ये जर्मनी तो ये आ गया अपना, और ग्रीक देश के बारे में भी बता देता हूँ मैं। ये है यहाँ पे ग्रीक, ये तो भारत रहा है, ये अपना वर्ल्ड में भारत रहा। देखिए, ये है भारत। तो भारत का देखो यहाँ पे अफगानिस्तान है सबसे पहले। यहाँ पे यमन शासक, क्योंकि ग्रीक देशवासियों को यमन बोला जाता, तो यहाँ पे जी लोग पहले आए थे, यहाँ पे आक्रमण किया था अपने देश पर, यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। और अब मैं ग्रीक का आपको ले चलता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ ग्रीक, फिर आ जाएगा इसमें लिख के जल्दी। तो देखिए, इधर कहीं आ रहा होगा ग्रीक निकल के, अभी आता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ग्रीक, ये सर्च होने में थोड़ी समस्या आ रही है। यूरोप महाद्वीप का ये देश है ग्रीक, वैसा भी कहा गया। देखिए, ये आ गया है ग्रीक देखिए, ये रहा है देश ग्रीक देश है। देखिए, ये रहा है ग्रीक देश, ये रहा। यहीं के थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, यहीं के रहने वाले थे। देखिए, ये है अपना ग्रीक देश, ये ग्रीक देश ये है। देखिए, यूरोप महाद्वीप का ये देश है ग्रीक। और यहीं पे देखो इटली है, इटली के वैज्ञानिकों ने भी इसमें योगदान दिया, इनको भी बताने जा रहा हूँ मैं। अपन चलिए ग्रीक अपन पहुँच गए। तो मैंने बताया यहाँ की सभ्यता बहुत उन्माद किस्म की थी, सब लोग बहुत विद्वान लोग यहाँ थे, बहुत सारा साहित्य यहीं से निकला हुआ है। तो ये अपना ग्रीक रहा। देखिए ग्रीक, और देखो समुद्र में के आसपास लगा हुआ है। देखिए ग्रीक जी समुद्र है अपना, देखो ग्रीक समुद्र से टच कर रहा है, ये ग्रीक है। एथेंस इसकी राजधानी है। एथेंस देखिए कहाँ है, एथेंस अपने इसमें दिख जाएगी, एथेंस कहाँ है, इसकी राजधानी है। ग्रीक जी रहा है, और एथेंस कहाँ है, तो एथेंस
एथेंस यहीं यहाँ कहीं है, शो नहीं हो रही है इसकी राजधानी। देखो ग्रीक ये देखे और इसको फैलाएं अपन थोड़ा सा, तो ये ग्रीक ये है और इसकी ये यहीं कहीं राजधानी रही होगी, है एथेंस है। और ग्रीक भाषा की एक विशेषता होती है, जब जो लिखते हैं तो इनका पहला शब्द साइलेंट रहता है। जैसा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की इसमें देखना आप तो PSY से स्टार्ट होती है, लेकिन पी का तो कोई नाम ही नहीं है और लगता है साइकोलॉजी। तो ये इनकी विशेषता होती है। जो ग्रीक भाषी थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये ग्रीक के थे। अब जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था दकार्टे, तो फ्रांसीसी भी आपको घुमाते हैं, फ्रांस ले चलते हैं। फ्रांस चलिए, फ्रांस इधर ही है कहीं, आइए फ्रांस चलते हैं। फ्रांस में कहा जाता है फ्रांस की में एक भी मच्छर पैदा नहीं होता है। फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है और पेरिस में कहा जाता है कांच की नालियों को बनाया गया है। देखिए ये तो जर्मनी आ गई, जर्मनी के बाद देखो ये है फ्रांस देखिए ये फ्रांस आ चुका है, ये फ्रांस देश है। तो दकार्टे यहीं का रहने वाला था फ्रांस का, और ये पेरिस इसकी राजधानी है फ्रांस की। ये गोल दिखता है ना, राजधानी को इंडिकेट कर रहा है ये गोल वाला निशान, तो ये फ्रांस की राजधानी है। ये बताया जाता है कि फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं होता है और दकार्टे यहीं के रहने वाले थे। देख अपन सोचते हैं उन्होंने कैसे रहे होंगे यहाँ, कितना बड़ा नाम इन्होंने किया है। तो ये फ्रांस के रहने वाले, तो मैंने आपको उनका देश भी घुमाया, उनसे परिचित भी कराया। चलिए अब अपने मुद्दे पर चलते हैं और आगे का अपना जो इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा उस पर अपन आगे चर्चा जारी रखते हैं। तो चलिए अपन आगे का जो है, फिर इनकी जब जो आत्मा का विज्ञान की अवधारणा जब खत्म हो गई है, तो एक इटली के वैज्ञानिक आए, उनका नाम था पोम्पोनोजी। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, मन और मस्तिष्क का। और इनका समर्थन बर्कली और जॉन लॉक ने भी किया है। जॉन लॉक ब्रिटेन देश के रहने वाले थे, आज का इंग्लैंड जिसको कहा जाता है, तो वहाँ के रहने वाले थे। तो चलिए अपन देखते हैं, तो इनकी अवधारणा जब खत्म हो जाती है, तो आत्मा का विज्ञान जब नहीं रहा है, तो देखो फिर क्या कहा गया। 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में इनका मत खत्म हुआ है कि आत्मा का विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान। तो फिर क्या कहा गया, देखिए इस व्यक्ति है पोम्पोनोजी, ये है पोम्पोनोजी, ये इसका चित्र आप देखिए, ये पोम्पोनोजी दिख रहा है, ये इटली का रहने वाला व्यक्ति है। पोम्पोनोजी बहुत बड़ा नाम है, इसने बहुत काम किया, महान दर्शन शास्त्री है इटली का। इसने क्या कहा है कि मन मस्तिष्क का विज्ञान है, मनोविज्ञान का है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान। यह इसने कब कहा, 17वीं शताब्दी में कहा। और इन्होंने कहा है कि मैं से कोई भी मन की प्रकृति, और अब चूंकि क्या है, ये व्यक्ति भी मन और मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाए, इसलिए इनका भी मत फेल हो जाता है, इनका मत फेल हो जाता है। इसका पोम्पोलॉजी का भी यह मत फेल होता है। पोम्पोलॉजी का समर्थन करने वाले जॉन लॉक थे और बर्कली भी थे, लेकिन इनका मत आगे नहीं चला। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी लगभग 200 वर्ष तक इनका यह मत चला और इनका सिक्का जमा रहा 200 वर्ष तक। ये कहते रहे कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान, लेकिन जब ये मन और मस्तिष्क को ये व्याख्या नहीं कर पाए, उसका स्वरूप और प्रकृति नहीं बता पाए, तो इन लोगों का यहाँ पे मत समाप्त हो जाता है। और ये मन और मस्तिष्क को एक ही समझते, जो कि मन तो मन ही होता है। मन को अपन अभी अमेरिका भेज दो, कहीं भी भेज दो, इटली भेज दो, यूनान भेज दो, कहीं भी भेज दो, लेकिन मस्तिष्क तो यहीं रहता है। मस्तिष्क एक, ये कहें कि मस्तिष्क हार्डवेयर है और मन एक सॉफ्टवेयर है। तो मस्तिष्क का तो आज अपन एक पुर्जा निकाल सकते हैं, अपने एक पुर्जा खुल जाता है। तो मन और मस्तिष्क एक नहीं हो सकते, अर्थात ये व्याख्या नहीं कर पाए पोम्पोनोजी और जॉन लॉक और बर्कली। इस वजह से इनका यह मत समाप्त हो जाता है। अब देखिए ये पोम्पोनोजी कहाँ के थे, इटली के थे। इटली के बारे में चलते समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए इटली एक बहुत अच्छा देश है, बहुत सुंदर देश है। यहाँ की सभ्यता भी, यहाँ की सभ्यता पर भी यूनान वासियों का असर रहा है और इस देश की सुंदरता बहुत है। इस देश में देखा जाए तो एक बीच में से एक नदी निकलती है और नदी के आसपास बसा हुआ ये शहर है, बिल्कुल इसके किनारों पर मकान बने हुए हैं। आप देखिए ये शहर देखें आप, ये मैंने नक्शा वैसे दिख नहीं रहा है, ये नक्शा बनाया है, लेकिन यहाँ ये पड़ता है, यहाँ पड़ रहा है। ये कहाँ पड़ रहा है, चलिए आपको मैं एक इंडिकेट कराता हूँ कहाँ पड़ रहा है। ये देखिए इधर ये पड़ रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ जी, इधर पड़ता है। यहाँ कहाँ, इधर ये पड़ता है। तो ठीक है, ये इटली के हैं पोम्पोनोजी
और इटली में ये भी यूरोपीय महाद्वीप का देश है इटली। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया अभी कि ये बहुत ही सुंदर देश है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो एक मकान इधर ये बना हुआ है, ये मकान इधर बने, बहुत सारे इधर ही मकान बने हुए हैं। और देखिए बीच में ये नदी बह रही है, इसमें लोग बहुत मस्ती के साथ डुबकियां लगाते हैं, नहाते हैं। बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही सुंदरता है देश की। आप देखिए पुराने पुराने जमाने में कैसा कैसा था। देखिए ये देखो, और लिख भी रहा है इटली सबसे रोमांचक, ये लिखा हुआ भी है। देखिए ये रोमांचक देश है। और देखिए आप इसमें सबसे ज़्यादा तबाही कोरोना ने यहाँ भी मचाई हुई। देखिए आज भी यहाँ पे छिड़काव हो रहा है। देखिए कितना पूरे देश को सैनिटाइज किया जा रहा है इटली कोरोना के समय में। अपन देखते हैं ये। तो देखिए अब अपन आगे चलते हैं कि इसके अपने भौगोलिक परिदृश्य में लिया, और इनकी ये अवधारणा 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चली, और यह समाप्त हो जाती है इनकी अवधारणा, क्योंकि ये मन और मस्तिष्क को समझाने में असमर्थ रहे। अब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसमें चेतना का विज्ञान कहने वालों में जर्मनी के विलियम वुंट और अमेरिका के विलियम जेम्स थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इस पर विलियम वुंट ने बहुत कार्य किया है, और विलियम वुंट ने एक सबसे पहली प्रयोगशाला भी जर्मनी में स्थापित की थी। मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञानिकी विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। कब ये की गई थी? 1879 में। और इसके पहले जस्ट 9 साल पहले विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने अथक परिश्रम के बाद इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करवा दिया था। कब करवाया था? 1870 में। ठीक 9 साल बाद उन्होंने फिर विलियम वुंट ने इसकी एक प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की थी। ये जर्मनी में ये प्रयोगशाला एक लिपजिंग शहर में स्थापित की गई थी। लिपजिंग शहर की लिपजिंग विश्वविद्यालय में की थी, क्योंकि जो विलियम वुंट जो थे लिपजिंग यूनिवर्सिटी में एचओडी थे। और इन्होंने क्या कहा था? चेतना का विज्ञान है। इनका समर्थन इनके चेला चिटनर ने बड़ा समर्थन किया था कि हाँ, मनोविज्ञान चेतना का ही विज्ञान है। जो चिटनर जो था विलियम वुंट का चेला था, इनके अंडर में पीएचडी कर रहा था। किससे? लिपजिंग यूनिवर्सिटी में। आज उसको कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है जर्मनी में। तो इनका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन इनकी भी यह विचारधारा लंबे समय तक नहीं चली। तो 19वीं शताब्दी में इन्होंने कहा कि चेतना का विज्ञान है। तो कुछ दिनों बाद देखिए क्या होता है, अपन इसको पढ़ के मैं बता देता हूँ कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी के दर्शन शास्त्री विलियम वुंट, अमेरिका के विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इनका समर्थन चिटनर, जो कि वुंट के ही शिष्य थे, जो विलियम वुंट के अंडर में पीएचडी कर रहे थे जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, वहाँ वुंट एचओडी थे। इनके अलावा और भी समर्थक रहे हैं। वुंट महोदय ने सबसे पहले मनोविज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में सन 1879 में स्थापित की थी। इसके ठीक 9 साल पहले विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान विषय का सन 1870 में दर्शन शास्त्र से अलग करवा दिया था। अमेरिका में, अच्छा एक और बात बताएं कि अमेरिका में दूसरी प्रयोगशाला विलियम जेम्स के प्रयासों के द्वारा ही स्थापित की गई थी। बहुत बड़ी, सब दूसरे नंबर की प्रयोगशाला विलियम जेम्स के द्वारा स्थापित की गई थी। इन लोगों में मनोविज्ञान पढ़ने की रुचि आ गई। जब ये प्रयोगशालाएं बन गई तो बहुत सारे लोग मनोविज्ञान पढ़ने लगे। मनोविज्ञान के बारे में बहुत गहरी सोच हो गई है। तो फिर इन्होंने सब लोगों ने ये चेतना का भी विरोध करने लगे। चेतना का विरोध करने वालों में सबसे जो पहला व्यक्ति आता है वो आता है मैकडूगल। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द की बहुत बुराई की है। इतनी बुराई की है कि इसकी बुराई सब जगह होने लगी। तो अंततः यह चेतना का विज्ञान कहने का मात्र इनका दबदबा 100 वर्ष तक ही रहा, और 20वीं सदी में इसको भी नकार दिया गया लोग बागों ने। और एक और जो वैज्ञानिक रहे हैं वो ऑस्ट्रिया के वियना रहने वाले वैज्ञानिक जो थे सिगमंड फ्रायड ने भी चेतना का विज्ञान है इसकी आलोचना की है। उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बता डाली। पहली अवस्था चेतन, दूसरी अचेतन और तीसरी अर्धचेतन। इन अवस्थाओं के लोग विलियम वुंट और विलियम जेम्स
इसका व्याख्या नहीं कर पाए, इसकी स्वरूप प्रकृति नहीं बता पाए, चेतना क्या होती है, कौन सी चेतना की बात आप कर रहे हो। चेतना 3 प्रकार की जब सिगमंड फ्रायड ने जो बता दी, तो इन लोगों का मत भी 19वीं सदी के अंत में समाप्त हो जाता है। तो मनोविज्ञान अब चेतना का विज्ञान भी नहीं रहा है, चेतना का विज्ञान कहने का भी गौरव अपना छोड़ दिया है। अब अपन आगे चलते हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने जो 19वीं सदी में जो प्रयास किए उनके अपन आपको परिचय करवाते हैं धीरे धीरे। देखिए अपन चलते हैं। ये जो व्यक्ति दिख रहा है, ये विलियम जेम्स, अमेरिका का विद्वान है। विलियम जेम्स बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री है। और देखिए विलियम वुंट जे है जिसने सबसे पहली प्रयोगशाला जर्मनी स्थापित की थी। कार्ल मार्क्स के देखो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है विलियम वुंट। ये विलियम वुंट है, इसने प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी की कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, किसकी, मनोविज्ञान की। और अपन आगे चलते हैं। जो मैकडूगल ने विलियम वुंट और विलियम जेम्स का जो मत था उसको बिल्कुल नकार दिया और कहा कि आलोचना शब्द अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए इसको मनोविज्ञान मैं इसको नहीं रखना चाहिए, और मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। अब देखिए आप इसको देख रहे हैं, जेम्स मीन्स अमेरिका, विलियम जेम्स कहाँ के थे, अमेरिका के। इसी तरह बुंट जर्मनी के थे, और सिगमंड ऑस्ट्रेलिया के वियना के रहने वाले। देखो ये व्यक्ति देखो कितना बड़ा दर्शन शास्त्री, और सिगार पीता था। देखिए ये सिगार हर जगह आपको दिखेगा, इसके फोटो कहीं भी देखना, अब इसके सिगार इसके हाथ में रहेगी। ये बड़ा शौकीन था सिगार पीने का, देखो आज भी हाथ में लिखी है जी यहाँ पर। तो ये सिगमंड फ्रायड था, इसने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, इसलिए न चेतना के विज्ञान को नकार दिया था। तो मैकडूगल और सिगमंड फ्रायड ने चेतना का विज्ञान होने का बहुत विरोध किया है। अब अपन जो चलते हैं आगे, तो इंग्लैंड के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंग्लैंड है ये, और ये अपना जी अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका, जेम्स विलियम अमेरिका था, तो देखो ये अमेरिका है। अमेरिका भी बहुत अच्छा शहर है, सबसे अमीर देश है अमेरिका है। तो अमेरिका के विलियम जेम्स से, और जर्मनी का ये मैंने फिगर बनाया, जर्मनी की अपने विलियम वुंट थे। देखो जर्मनी के यहाँ ये जर्मनी है, और यहाँ पे इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, या लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। शहर का नाम भी लिप्जिंग था, विश्वविद्यालय का नाम भी लिप्जिंग ही था। अब उसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता है। और दूसरी प्रयोगशाला जो स्थापित हुई है वो यहाँ पे हुई है, यहाँ पे अमेरिका में स्थापित हुई है। अमेरिका के वैज्ञानिक थे विलियम जेम्स। देखिए ये है, ये आपको जो देख रहे हैं आप, ये अमेरिका है। ये थोड़ा सा चित्र मैंने लिया है, ये अमेरिका में दूसरी प्रयोगशाला ये अमेरिका में हुई है। ये है अपना अमेरिका। तो जब इनका ये मत समाप्त हो जाता है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है, तो इसको फिर 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा गया। किसको, व्यवहार का। 20वीं शताब्दी से आज तक यही मत चला आ रहा है। सन 1913 में अमेरिका के जॉन हॉपिकिंस विश्वविद्यालय में जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। जे वाटसन महोदय हैं, जी है, 1913 में इन्हें व्यवहार का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को। आज भी इनका मत चल रहा है, बरकरार है इनका मत। कब, 1913 में। 1913 में लिप्जिंग नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी है इनकी, हॉकिंस, जॉन हॉपिकिंस विश्वविद्यालय में इन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की, या मनोविज्ञान को व्यवहारवाद कहा है, जे.बी. वाटसन में। ये अमेरिका के व्यक्ति थे। इन्होंने मनोविज्ञान के प्रयोग अपने बेटे पर किए। व्यवहारवाद वाटसन का अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया है इन्होंने, व्यवहारवाद का करना जे.बी. वाटसन ने। अब अपन चलते हैं आगे। इसका समर्थन क्रो एंड क्रो ने भी किया है कि व्यवहारवाद का विज्ञान मनोविज्ञान। वुडवर्थ ने किया है, हल ने किया है, स्क्रम ने किया, थर्ड नाइट ने किया, आदि वैज्ञानिकों ने समर्थन किया है कि व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। और इस तरह आज भी इनकी परिभाषा बरकरार चल रही है। तो जी आप देखिए, जे विलियम वुडवर्थ है, वुडवर्थ है। ये वुडवर्थ ने तो ये कहा है, अंत में जाके इसने ये परिभाषा दी है। वुडवर्थ की परिभाषा ये है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, बाद में चेतना का त्याग किया, और अब व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। वुडवर्थ ने ये शब्द कहा था। मनोविज्ञान की एक परिभाषा भी है, इनका कोटेशन भी है। ये देखिए, ये कहा था। आपको एक और बात बता दूं, एक वैज्ञानिक रहा है रुडोल्फ गेकर ने अपनी पुस्तक
साइकोलॉजिया में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? रुडोल्फ गेकर ने अपनी पुस्तक में किया था। तो ये आपको बताने के हैं। आप देखो जे BF स्किनर भी हैं, ये आपको मैंने यहाँ से परिचित कराया इन लोगों से। BF स्किनर हैं, जे थर्नाइक हैं, और इन्होंने जे थर्नाइक ने क्या कहा, देखो इंग्लिश में कह रहे हैं जी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन। ये देखिए इन्होंने एक कोटेशन भी दिया है, और इस तरह से आपको मैंने इसका एक परिदृश्य पढ़ाया कि कैसे कैसे ये बना, कहाँ से आया। और आज यह अपना मत, वही बिहारवाद का मत लिखे हुए मनोविज्ञान आज अपन पढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी को, आपने मुझे सुना। यह वीडियो को आप में जो कमियां हो वो मुझे बताना आप इस वीडियो के बारे में। और एक और आपकी इसको कहानी थोड़ी सी बता दूं मैं कि विलियम वुंट जो व्यक्ति जर्मनी का रहने वाला था, और विलियम जेम्स और भी बर्कले वगैरह जो थे, इन्होंने क्या किया था, एक जर्मनी में एक कार्यशाला का आयोजन किया था, मनोवैज्ञानिक कार्यशाला। इसमें बहुत विद्वानों ने भाग लिया, बहुत सारे देश के वैज्ञानिक आए, मनोविज्ञानी आए। तो जब अंडर वहाँ के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला की गई थी। आज का जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है उसमें एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। तो वहाँ के स्टूडेंटों को वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। तो जैसे विलियम वुंट या और वैज्ञानिक दर्शन शास्त्री जब उसमें प्रवेश करते हैं अपने कक्ष में जहाँ पर कार्यशाला चल रही थी, तो सभी खड़े हो जाते हैं, सभी स्टूडेंट्स। लेकिन जब विलियम जेम्स वहाँ पर जाते हैं तो कोई खड़ा नहीं होता है। तो इनको बहुत बुरा लगा और इन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैं इसको दर्शन शास्त्र के अलग कराकर ही रहूँगा। तो सन 1870 में विलियम जेम्स ने यह मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कराएगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स ही है, ये अपन कह सकते हैं। कई बार लिख के भी आ जाता है ये बात। तो इस तरह मैंने आपको एक कहानी बताई। आपको लगा होगा कि आपको ये अच्छा लगा मेरा वीडियो, और मैंने आपको सभी के चित्रों के द्वारा सभी से परिचित भी कराया। इससे एक विचार में सोच बनती है। ये आपको PDF रूप में आपको मिल जाएगा ये मेरा। आपको धन्यवाद, नमस्कार आप सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। वीडियो बना नहीं पा रहा है।